हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आज की ये वीडियो है इसके अंदर आपकी हिस्ट्री के 10th चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात के दो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप बात करते हैं सबसे पहले उपनिवेशवाद और देहात की, मतलब इस चैप्टर में वो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं जो भारत ने एक गुलाम देश के रूप में सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 1608 में पहली बार सूरत में, लेकिन उसका जो प्रशासनिक सफ़र था वो प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के बाद स्टार्ट हुआ और बंगाल से स्टार्ट हुआ। अब अंग्रेज़ों की जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो सारी पॉलिसी क्या हुई कि बंगाल से इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो रही थी। लेकिन जब आप बात करते हो बंगाल की, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई हैं और सबसे पहले यहाँ पर भू राजस्व प्रणालियाँ या लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थे इम्प्लीमेंट किए गए। अब अंग्रेज़ों ने जो बंगाल में भू राजस्व प्रणाली लागू करी उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब इसके अंतर्गत क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, अपने लिए कुछ अधिकारी रखती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में एक ज़मींदार कैटेगरी रखती थी और ये ज़मींदार जो होते थे वो रैयतों से जाकर सारा टैक्स लेकर आते थे, रैयत इनको पे करते थे और ज़मींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक नाम मेंशन करा था, वो था सूर्यास्त विधि का नियम। अब जो ये सूर्यास्त विधि होती थी बेसिकली इसमें था क्या, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मींदारों के ऊपर लागू होती थी। अब जो ये ज़मींदार है इनके ऊपर ये नियम लागू कैसे होता था कि ज़मींदारों को एक फ़िक्स डेट पर और फिक्स समय पर, यानी सूर्यास्त होने से पहले, सपोज मंथ की कोई एक डेट मेंशन कर दी, लाइक 20 तारीख को आपको सूर्यास्त होने से पहले अपना सारा रेवेन्यू लाके हमें सबमिट करना है। अगर ज़मींदार सबमिट नहीं करते थे तो इनकी संपत्ति क्या हो जाती थी, नीलाम हो जाती थी, कि ज़मींदारी जो है इनकी, यानी घर बार खेती बाड़ी सब कुछ इनका नीलाम कर दिया जाता था। और ऐसा कई बार हुआ भी। अब यहाँ पर देखिए कुछ दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट तो है कि ज़मींदार राजस्व भुगतान में क्यों चूक जाते थे, कि यहाँ पर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डाटा के अनुसार जब से स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उसके बाद बंगाल में 70% ज़मींदारियाँ जो थी वो नीलाम की गई। अब 70% बहुत बड़ा आंकड़ा था, तो ये नीलाम क्यों हो रहे थे? बेसिक रीज़न क्या है कि जो ज़मींदार होते थे वो राजस्व भुगतान नहीं करते थे। ज़मींदार फेल टू पे द रेवेन्यू, कि वो अपना रेवेन्यू जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को टाइम पर सबमिट नहीं कर पा रहे थे। तो इसी के पीछे के रीजंस देखने हैं आपको कि ये क्यों सबमिट नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले आता है प्रारंभिक मांगों का ऊंचा होना, कि हाई इनिशियल डिमांड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि भारत कृषि प्रधान है पूरा का पूरा, बंगाल का बंगाल आपको पूरा कृषि अच्छी खासी दे देगा करके, तो इनको लगता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जल्द से जल्द अर्निंग कर लेनी चाहिए। तो इन्होंने स्टार्टिंग में जो टैक्स फिक्स करा वो बहुत ज़्यादा अधिक था, हाई था। उसके अलावा असमान राजस्व, सभी एरियाज़ में राजस्व एक समान नहीं था, कहीं पर कम था कहीं पर ज़्यादा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जिन जगहों पर टैक्स ज़्यादा था वहाँ पर उत्पादन कम होता था और जहाँ टैक्स कम था वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होता था, जिससे किसान पे नहीं कर पाते थे। उसके अलावा उपज की निम्न कीमतें, अगर किसान उत्पादन करते भी थे तो उनकी जो उत्पादन होते थे वो मार्केट में कम प्राइस में बिकता था। और उसके अलावा निम्न उत्पादन की लो प्रोडक्शन का देखा जाता है कि पहली चीज़ तो इनके पास उत्पादन क्षमता इतनी नहीं थी। और बंगाल इस समय 1793 तक कई सारे क्राइसिस देख चुका था, अकाल पड़ चुका था, सूखा पड़ चुका था। तो इन चीज़ों के चलते ज़मींदार पे नहीं कर पा रहे थे। एक बेसिक सेंस समझिएगा कि रैयतों को उनकी कीमत नहीं मिल रही थी जो भी उत्पादन कर रहे थे। जब इनके पास पैसा नहीं आया तो इन्होंने ज़मींदार को सबमिट नहीं करा, और जब ज़मींदारों को सबमिट नहीं हुआ तब उन्होंने क्या करा कि इनकी नीलामी कर दी। अब ज़मींदार जो थे वो कई बार नीलामी से बचने के तरीके अपनाते थे, जिसमें सबसे पहले कई सारों में एक आता है कि महिलाओं के नाम संपत्ति, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बेसिक रूल था कि जो भी संपत्ति महिलाओं के नाम होगी उसे हम नीलाम नहीं करेंगे। तो ज़मींदार क्या करते थे, जब उनका रेवेन्यू सबमिट नहीं होता था तो वो बचने के लिए अपनी सारी संपत्ति अपने घर की किसी भी महिला के नाम पर कर देते थे। उसके अलावा सेकंड चीज़ रहती है फर्जी बिक्री, फेक सेलिंग, कि ज़मींदार अपने ही नौकरों को अच्छे कपड़े पहनाकर नीलामी में बेच देता था और ऊंची ऊंची बोली लगाने को कहता था। अब इनका जो नौकर होता था वो जब ऊंची बोली लगा लेता था उसके पास दो ऑप्शन बचते थे, या तो ज़मींदार से पैसा लेकर पेमेंट कर दो और सारी संपत्ति वापस ज़मींदार के नाम कर दो, और दूसरा होता था या तो भुगतान करने से मुकर जाओ कि हमारे पास पैसा नहीं है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूरी में जो पूरी ज़मींदारी थी वो वापस पुराने ज़मींदार को देनी पड़ती थी। इसके अलावा लठैतों की नियुक्ति, अगर बाई चांस ज़मींदारी बिक गई, जिस भी नए ज़मींदार ने खरीदी होती थी उसको पीटने के लिए लठैतों की नियुक्ति कर दी। लठैत यानी पीटने वाले लोग, उनकी नियुक्ति कर दी ताकि मार पीट कर उसे भगाया जा सके नए ज़मींदार को। और चौथी चीज़ रहती है रैयतों का समर्थन, कि जो पुराने रैयत थे उनका सपोर्ट
पुराने ज़मींदारों के साथ ज़्यादा होता था। तो जो पुराने रैयत हुआ करते थे ये किसी भी नए ज़मींदार को उसकी ज़मींदारी में एंटर नहीं करने देते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।